तो आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हैं और एक बार फिर से हम लोग आज दबाव समूह की चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों दबाव समूह पर जब लेक्चर हुई थी तो इनमें से अधिकांश बच्चे थे भी नहीं। तो एक बार हम संक्षेप में उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग नाम को सुन रहे हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप, इसमें ग्रुप शब्द जो है वो एक समूह को ध्वनित करता है। और राजनीतिक दल में दल शब्द है, दल का मतलब पार्टी। तो ग्रुप और पार्टी, ये दो शब्द के बीच क्या कोई अंतर आपको समझ आता है? पार्टी और समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह, समूह और दल के बीच क्या कोई अंतर समझ में आता है? अंतर की छोड़िए, अगर आप मोटे तौर पर प्रथम दृष्टया देखें तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये दोनों ही कुछ लोगों के समूह हैं, कुछ लोगों के संगठित समूह हो, चाहे वो दबाव समूह हो चाहे वो राजनीतिक दल हो। पीछे आपको बताया गया कि राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल कुछ लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो कि कुछ निश्चित विचारधाराओं और सिद्धांतों पर एक मत होकर परस्पर एकत्रित होते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में भाग लेकर के सत्ता के माध्यम से अपनी विचारधारा अथवा एजेंडा को शासन के जरिए लागू करना चाहते हैं। ये राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल एक समूह है जो कुछ निश्चित विचारधाराओं के आधार पर एक मत हुआ, उस एक मत होने के आधार पर वो परस्पर चुनाव प्रक्रिया में जाता है, उस विचारधारा को चुनाव का एजेंडा बनाता है और उस चुनावी एजेंडा के आधार पर चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का प्रयास करता है। ये भी एक समूह है, लेकिन इसे दबाव समूह नहीं कहते, इसे राजनीतिक दल कहते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहता है। इससे उलट दबाव समूह कुछ ऐसे लोगों का समूह है जिनके हितों में एकता हो, जिनके इंटरेस्ट कॉमन हो, जो समान हितों के चलते परस्पर एक दूसरे के साथ एकत्रित हुए हों। समूह का आधार समान हित, जहाँ पर समूह का आधार समान हित है, वहाँ पर जो समूह बनते हैं वो एक हित समूह कहलाते हैं, हित समूह कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक और शब्द आया, हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप भी एक चीज़ है, दबाव समूह भी एक चीज़ है, लेकिन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि दबाव समूह जब बोलते हैं तो हित समूह के द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उस पद्धति को मेजर वर्ड के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तब वो दबाव समूह हो जाता है। दबाव समूह का मतलब एक जैसे हितों के लोग जब अपने हितों को पूरा करने के लिए शासन सत्ता पर दबाव डाल करके अपने हित में काम कराने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही लोगों के समूह को दबाव समूह कहा जाता है। समझ में आ रही बात? दूसरी विशेष बात ये है कि ये जो दबाव समूह हैं ये इकट्ठा किस लिए होते हैं? अपने हितों की रक्षा के लिए। इनके हितों में समानता है, इनके हितों में एकता है, एक जैसे हितों के लोग हैं। जैसे विद्यार्थियों का समूह, जैसे प्राध्यापकों का समूह, जैसे बैंक एम्प्लॉई का समूह, जैसे कर्मचारी एसोसिएशन, जैसे किसान यूनियन। अब ये सारे उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। किसान यूनियन क्या है? किसानों के हित एक जैसे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? परस्पर यूनाइट हो जाते हैं। किसान यूनाइट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। तो किसान जब संगठित हो जाता है तो क्या होता है? किसानों का एक संघ बन जाता है। लेकिन ये किसान सत्ता प्राप्त के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति नहीं करना चाहता,
ये सरकार पर दबाव डाल करके अपने हित में सरकार को झुका करके सरकार से काम कराने में विश्वास करता है। तो दबाव समूह किसे कहेंगे? दबाव समूह उसे कहेंगे जो शासन सत्ता की नीतियों को अपने हितों के अनुरूप दबाव डाल करके बनवाने का प्रयास करता है। ऐसा मनुष्यों का समूह दबाव समूह कहलाता है। और ये समूह समाज में, किसी भी समाज में, और विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाज में बहुत आम है, बहुत कॉमन है। क्योंकि अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार के पास जाने का अधिकार सभी को प्राप्त है। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का सभी को अधिकार प्राप्त है। लेकिन अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक व्यक्ति अकेले पहुंचाए तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से पहुंचाएगा, या बहुत सारे लोग समूह में पहुंचाए तो ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से पहुंचाएंगे? तो जाहिर सी बात है, प्रभावशाली तरीके से बात सरकार तक तब पहुंचेगी, सरकार उस बात पर दबाव तब महसूस करेगी जब उसे लगेगा कि ये लाखों लोगों का संगठन है और इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसकी बात को गंभीरता से सुनना पड़ेगा, उसके पक्ष में फैसला लेने के लिए विवश भी होना पड़ सकता है सरकार को। तो दबाव समूह ये है। किसी भी देश की या विशेष रूप से लोकतांत्रिक देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह बहुत कॉमन है, बहुत आम है। भारत में भी दबाव समूहों का बड़ा चलन है। व्यावसायिक दबाव समूह होते हैं, व्यापारियों के दबाव समूह होते हैं, उद्योगपतियों के दबाव समूह होते हैं, निवेशकों के दबाव समूह होते हैं, कर्मचारियों के दबाव समूह होते हैं, वकीलों के दबाव समूह होते हैं, बार एसोसिएशन होती है, शिक्षकों के दबाव समूह होते हैं। जितने भी एम्प्लॉई हैं, आप यूनिवर्सिटी देखिए तो यूनिवर्सिटी में जो कर्मचारियों का समूह है, यूनिवर्सिटी में जो नॉन ऑफिसर समूह है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसका अपना समूह है। उसमें अपने अध्यक्ष और महामंत्री होते हैं और समूह में अपनी बात सामूहिक हस्ताक्षर से ऊपर पहुंचाते हैं कि हमारी ये मांग है। अब वही मांग एक व्यक्ति करेगा तो प्रभावहीन रहेगा, वही व्यक्ति जब सैकड़ों लोग करेंगे तो प्रभावशाली रहेगा। तो अपनी मांग को प्रभावशाली तरीके से न केवल रखना, बल्कि उस मांग को पूरा करा लेने की सामर्थ्य जुटा करके मांग करना, ये दबाव समूह का लक्ष्य है, उद्देश्य है। इसके गठन के पीछे का यही इरादा है, यही मंतव्य है। तो दबाव समूह शब्द का प्रयोग उन हित समूहों के लिए किया जाता है जिनके प्रभाव डालने के तरीके सामान्य माध्यमों की अपेक्षा अधिक दबावपूर्ण होते हैं। ये समूह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दबाव के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकते, जैसे धरना प्रदर्शन, हड़ताल, आंसू गैस इत्यादि। जैसे अभी आपने देखा, 3 किसानों ने 3 कानून सरकार से वापस कराए। 2-3 साल पहले जब दिल्ली में पूरे पंजाब हरियाणा का किसान ट्रैक्टर लेकर के आ गया दिल्ली की सड़कों पर और लाल किले पर और पूरे दिल्ली की महत्वपूर्ण इमारतों के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने, और वो जो वो बना हुआ है इंडिया गेट ग्राउंड पर सारे के सारे पूरे इकट्ठा हो गए और उसमें कितने सारे लोग हताहत भी हो गए, मारे भी गए। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मैं किसान हूँ और आपने किसानों के हित के नाम पर जो कानून बनाए हैं उसमें मुझे मेरा हित दिखाई नहीं पड़ रहा, बल्कि मेरा अहित दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस कानून को वापस लीजिए। जब तक इस कानून को वापस नहीं ले लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, और अगर नहीं लेंगे तो हम फिर हड़ताल पर आ जाएंगे, तोड़ फोड़ पर आ जाएंगे। एक गांधी वाला भी तरीका है कि आमरण अनशन कर देंगे, मरने तक बैठे रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे। और दूसरा, तोड़ फोड़ डालेंगे, पूरे देश में हिंसा फैला देंगे। अभी जैसे नेपाल में हुआ, हालांकि नेपाल का तो मामला जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है। वो तो एक प्रकार से जन क्रांति थी, क्योंकि वहाँ पर सत्ता को ही उलट पलट दिया। लेकिन यहाँ पर दबाव समूह का उद्देश्य सत्ता को उलट पलट देना नहीं होता है, बल्कि सत्ता को अपने अनुसार काम करने के लिए झुका लेना होता है कि हम और हमारा हित जो है उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है? तो इसलिए क्या है कि दबाव समूह दबाव डालने के अतिरिक्त असंवैधानिक तरीके अपनाने से भी नहीं हिचकते। दबाव समूह ऐसे ही संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ये राजनीतिक दल से अलग हैं। अगर कोई आपसे पूछता है राजनीतिक दल दबाव समूह में मूलभूत अंतर क्या है, तो यही है। दबाव समूह मनुष्यों का समूह तो है, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेता, वो चुनाव नहीं लड़ता, वो सत्ता प्राप्त करना उसका इरादा उद्देश्य कभी है ही नहीं।
लेकिन राजनीतिक दल का मूलभूत उद्देश्य है कि वो गठित और इकट्ठी संगठित ही इसलिए हुआ है कि वो सत्ता पाना चाहता है, सत्ता के माध्यम से अपने एजेंडे को देश में लागू करना चाहता है। दबाव समूह का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वो अपने एजेंडे को देश में लागू करना चाहता है इसलिए उसे सत्ता चाहिए। तो ये दबाव समूह ना तो अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और ना ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसकी बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा प्रचलित है, नागरिक समाज एक प्रकार से आम जनता और सरकार के बीच का एक मनुष्यों का संगठन है, समूह है, जो जनता के हित में सरकार तक अपनी बात पहुंचाती है, जनता के मिजाज को सरकार तक पहुंचाने का काम और सरकार को तदनुरूप काम करने के लिए विवश करने का काम करती है। तो सिविल सोसाइटी दबाव समूह के एक कॉमन शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है। दबाव समूहों की प्रकृति की बात करें तो भारत जैसे बहुधार्मिक, बहुभाषाई और लोकतांत्रिक देश में दबाव समूहों की प्रकृति उनके विविध लक्ष्यों से निर्धारित होती। कुछ दबाव समूह जाति समूहों के रूप में देखे जा सकते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो ना, जाति समूह, जातीय संगठन, जातियों के भी अपने दबाव समूह, जातीय ध्रुवीकरण, अपने जाति को यूनाइट करना और जाति को यूनाइट करके जाति के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था और सरकार को झुकाने, दबाने और प्रभावित करने की कोशिश करना, ये भी तो दबाव समूह का एक तरीका हो सकता है। कुछ सामाजिक संरचना पर आधारित दबाव समूह होते हैं, जैसे अखिल भारतीय दलित महासभा, तमिल संघ इत्यादि। इसी प्रकार से दबाव समूह औपचारिक, संगठित, बृहद, सीमित दोनों ही प्रकार की सदस्यता वाले संगठन होते हैं। लॉबिंग के जरिए ये अपना हित साधने की कोशिश करते हैं, जैसे फिक्की और एसोचैम ये शेयर मार्केट और दलाल स्ट्रीट के व्यापारियों के, निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए दबाव समूह बने कि जैसे निवेशकों का हित बाधित ना हो। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूहों की कार्यप्रणाली किसी विचारधारा और वैचारिक लक्ष्य से संचालित नहीं होती। इसका मूल लक्ष्य हितों का संरक्षण, अभिव्यक्तिकरण, समूहीकरण, सरकार पर दबाव डालना आदि होता है। तो दबाव समूह के प्रकार में राजनीतिक विज्ञान में अनेक विद्वानों ने दबाव समूह के वर्गीकरण के अनेक प्रकार बताए हैं। जैसे जीन ब्लोंडेन के अनुसार दबाव समूह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह। सामुदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह। सामुदायिक दबाव समूह के दो रूप होते हैं, प्रथागत और संस्थागत। संघात्मक दबाव समूह के दो रूप होते हैं, संरक्षक तथा उत्थानात्मक। सामुदायिक दबाव समूह वे समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति में लोगों के सामाजिक संबंधों, भावनात्मक लगावों एवं लोगों की एक समान दृष्टि की भूमिका होती है। ऐसे समूहों का संगठन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। ठीक है, तो दबाव समूह आम जनता और सरकार के बीच एक कड़ी और संचार का साधन के रूप में कार्य करते हैं तथा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी को संभव बनाते हैं। दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक होते हैं क्योंकि व्यक्तियों के सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के जरिए जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच के अंतर को कम करते हैं। पूरे समाज में परंपरागत विभाजन को भी कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दबाव समूह एक संगठित हित समूह होते हैं जो अपने अपने समूहों के हितों के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा राजनीतिक जागरूकता एवं सदस्यों की सहभागिता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो मूलभूत बातें ये हैं दबाव समूह की, जिसकी चर्चा और जिसके जरिए आपने मोटे तौर पे दबाव समूह को समझ लिया। ठीक है, अब इसकी जो कुछ शेष बातें हैं वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे।